बच्चों लोग इस क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे। आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है जिसको आप रिएक्ट कर रहे हो अमोनिया से और हीटिंग कर रहे हो तो आपको बी मिल रहा है विच फर्दर ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग गिव्स कंपाउंड सी। और सी का फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब सी को अगर हम फर्दर रिएक्ट करते हैं इथेनॉलिक की वजह से अल्काइल क्लोराइड से और हाइड्रोलिसिस करने पे आपको मिलता है प्राइमरी अमीन। तो बोला कंपाउंड ए क्या है, तो ध्यान देना। इसको अगर आप देखोगे तो आपको गैब्रियल थालामाइड सिंथेसिस याद आना चाहिए। तो गैब्रियल थालामाइड सिंथेसिस का स्टार्टिंग कंपाउंड क्या होता है? स्टार्टिंग कंपाउंड होता है, अब देखोगे तो ये होता है आपका थालामाइड। तो जो इस क्वेश्चन में जो सी है ना, ये सी थालामाइड है। अब देखना है कि कंपाउंड ए क्या होगा। ठीक है, तो थाला यानी आपसे पूछ रहा है कि थालामाइड बनाने के लिए हमको ए क्या चाहिए। तो ए होना चाहिए बच्चों लोग थैलिक एसिड, यानी इस एसिड को अगर आप ट्रीट करते हो अमोनिया से और हीट करते हो ना, तो होता क्या है, अमोनिया के हीटिंग से अमोनिया का 2H यहाँ दिखा देते हैं, तो यहाँ से एक वाटर निकल जाता है और यहाँ से एक वाटर निकल जाता है। तो अल्टीमेटली आपका जो कंपाउंड बनता है वो बनता है थालामाइड। ठीक, और थालामाइड को आप ट्रीट करते हो बेस में, तो आपको पता है कि यहाँ का H निकल जाएगा, तो ये बनता है आपके पास क्या होता है, यहाँ बनेगा अनायन बनता है। और इस अनायन में आप अटैक करवाते हो RX में, तो यहाँ पे SN2 प्रोसेस होता है और A यहाँ अटैक करेगा और R को अपने पास जोड़ लेता है। आपका कंपाउंड क्या होगा, आपका कंपाउंड फर्दर ऐसा बन जाता है। यानी मैं गैब्रियल थर्माइड सिंथेसिस को बता रहा हूँ आपको। अब इसको आप हाइड्रोलाइसिस करोगे, इसके हाइड्रोलाइसिस से हमको मिल जाता है प्राइमरी अमीन RNH2 बन जाता है। तो हमसे ये पूछा नहीं, पूछा हमसे क्या हुआ था कि आपका स्टार्टिंग कंपाउंड ए क्या होगा। तो ये बेसिकली थैलामाइड किससे बनेगा, तो थैलिक एसिड से। तो आपका कंपाउंड जो ए होगा वो मैच करेगा आपके ऑप्शन सी से। इसका सी क्या होगा बच्चों लोग, करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है बच्चों लोग, इस तरह के एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। ध्यान देना बच्चों लोग, इसमें आपके पास एक असर्शन ए है और रीजन दिया हुआ है। तो असर्शन क्या बोला है कि जब भी आप एनालिसिस सिस्टम में आप रिएक्ट करते हो CH3Cl प्लस AlCl3, तो इसमें आपका ऑर्थो इन पैरामिथाइल एनिलीन फॉर्म नहीं करता है। ठीक है, तो ये बेसिकली कौन सा नेम रिएक्शन बच्चों, तो ये है आपका नेम रिएक्शन होगा प्रोडक्ट ऑफ अल्काइलेशन। तो होता क्या है इसमें, जो आपका कैटलिस्ट AlCl3 है, तो जो कैटलिस्ट AlCl3 है ये होता है लेबिस एसिड। तो ये होता है आपके एनिलीन से कंबाइन करेगा और यहाँ पे एनिलीन के ऊपर चार्ज बन जाता पॉजिटिव। तो यहाँ इस पूरे प्रोसेस में एन पे जब पॉजिटिव बनेगा उसी कारण एन का नेचर होता है डीएक्टिवेटिंग। अब ये डीएक्टिवेटिंग हो जाएगा तो रिएक्शन होता ही नहीं है ड्यू टू सॉल्ट फॉर्मेशन विथ AlCl3। आपका जो NH2 है डीएक्टिवेटिंग हो जाएगा और सिस्टम रिएक्शन के लिए जाएगा नहीं। यानी आपका जो असेशन जो होगा वो सही है, यानी रिएक्शन होता नहीं है। यहाँ पे लिखा नहीं है रिएक्शन नहीं होता, बस बोल रहा है कि ऑर्थेन पारा चीज आपका बनेगा नहीं, तो बनेगा नहीं। ठीक है, रीजन दिया हुआ द नेक्स्ट ग्रुप इन एलिन बिकम्स डीएक्टिवेटिंग बिकॉज सॉल्ट फॉर्मेशन, तो यहाँ तक सही है रीजन। एंड हेंस एम मिथाइल एनिलीन एज अ प्रोडक्ट, तो रीजन पूरा का पूरा सही नहीं है, यानी यहाँ पे रिएक्शन होता ही नहीं है, मेटा बनता ही नहीं है। तो इस लाइन के कारण ये रीजन हो जाएगा गलत। आपका सजेशन सही है, रीजन गलत है, नहीं ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। तो इस तरह के बच्चों लोग स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपके पास दो लिस्ट दिया हुआ है और दोनों लिस्ट को करेक्टली आपको मैच करना है। तो ध्यान देंगे, आपका हॉफमैन बोमार्ड रिएक्शन जो होता है उसमें हमारा इंटरमीडिएट में आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है, यानी आपका बी के साथ 4 का मैच होगा, आपके बी के साथ 4 का मैच होगा। कार्बोलामाइन रिएक्शन क्या होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, आपके
प्राइमरी इमेन का टेस्टिंग के लिए इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो सी का क्या होगा 1 होगा। तो बी का 4 बस एक ही जगह दिया हुआ था ऑप्शन सी में, तो बिना आगे जाए आप टिक कर सकते थे। आपको समझाने के लिए मैं आगे तक मैं जा सकता हूँ। तो करबालिन रिलेशन होता है आपके प्राइमरी इमेन को टेस्ट करने के लिए। हॉफमैन जो ओरिएंटेशन होता है वो सेटजेब का उल्टा होता है, यानी एनसेट सेटजेब बोल सकते हैं, डी के लिए 2 होगा। और बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड का जो बात करते हैं इसको बोला गया है हिंजबर्ग रिएजेंट। इस स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपके पास है, एक क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एनसीईआरटी बेस है, ऐसा क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। और बच्चों इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपके पास असर्शन दिया हुआ है कि अनिलीन का अगर आप नाइट्रेशन करते हो तो आपके पास ऑर्थो मेटा पारा सारा आउटकम बनता है। तो आपको पता है कि ये सही होता है। इसके नाइट्रेशन पे आपका जो ऑर्थो पोजीशन में नाइट्रो होगा, कुछ मेटा पे होता है और कुछ पारा पे होता है। अब तो पता होना चाहिए कि इसमें पारा पॉट का परसेंटेज होता है 51%, एनसीईआरटी में दिया हुआ चीज़। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड के लिए भी है, जेईई के लिए भी है और नीट के लिए भी है। तो पारा पोजीशन पे जो होता है 51% होता है, 2% होता है आपके ऑर्थो पॉइंट का, 47% होता है आपके मेटा पॉइंट का। तो ध्यान ना, ऑल्दो NH2 क्या होता है प्लसम ग्रुप होता है, लेकिन तब भी इसमें मेटा का अमाउंट सिग्निफिकेंट अमाउंट बन रहा है। तो क्वेश्चन होता है आखिर होता क्यों है। तो यहाँ का नाइट्रेशन का मीडियम क्या होता है, एसिडिक होता है। एसिडिक मीडियम में क्या होता है कि जो H+ है एनिलीन के ऊपर अटैक करेगा और उसको कन्वर्ट करता है आपके एनिलीनियम आयन में, यानी बन जाता है NH3+। अब इस आयन के फॉर्मेशन होने के कारण इस ग्रुप का नेचर जो हो जाता है वो हो जाता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, इसलिए मेटा अमाउंट सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ बनता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट जो रीजन दिया हुआ है वो भी सही है, क्योंकि नाइट्रेटिंग एजेंट जो होता है स्ट्रॉन्गली एसिडिक होता है, इसलिए क्या होता है मेटा, इसलिए आपका एल्यूमिनियम आयन का फॉर्मेशन होगा और मेटापॉट बनेगा। यानी हम बोल सकते हैं कि इसमें असर्शन और रीजन दोनों सही है, और रीजन जो है आपके असर्शन को एक्सप्लेन कर पा रहा है। यानी ऑप्शन क्या होगा आप लोग का, ये होगा ए। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि इसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रॉन्सेस बेस कौन सा होगा। तो ध्यान ना, आपका जो ए है, बी है, ए हो गया 3 डिग्री, बी हो गया आपके पास कुछ लोग 2 डिग्री यहाँ पे, और सी में रेजोनेंस हो रहा है, और डी में क्या है आपका सिस्टम दिया हुआ रिंग का पार्ट है। तो ध्यान ना, इसमें देखोगे तो ऑप्शन जो डी है, सी देखो, सी में रेजोनेंस होने वाला होगा लोन पे रहेगा, तो ये देने के लिए अवेलेबल नहीं रहेगा, तो सी का बेसिस इस पे सबसे कम होने वाला है, तो सी लिस्ट बेसिक होगा। हमसे पूछा है मोस्ट बेसिक कौन होने वाला है, तो ध्यान ना ऑप्शन जो डी है, डी का नाइट्रोजन मोस्ट बेसिक होगा। इसका रीजन होता है, इसका डिग्री 3 है, प्लस क्या है, प्लस इसमें अमाइन फ्लिपिंग नहीं है। एक टर्म हम लोग पढ़ेंगे अमाइन फ्लिपिंग, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, तो अमाइन फ्लिपिंग टर्म को एक बार आप लोग देखना। तो इसमें अमाइन फ्लिपिंग अब्सेंट है, अमाइन फ्लिपिंग होने से बेसिसिटी डिक्रीज करता है। यहाँ पे अमाइन फ्लिपिंग अब्सेंट है, इसलिए क्या होगा, ये सिस्टम इज मोस्ट बेसिक होगा इन चारों में। अमाइन फ्लिपिंग होने से, अमाइन फ्लिपिंग क्यों नहीं हो रहा है कि वो रिंग का पार्ट है, यहाँ फ्लिपिंग नहीं होता है। इसका आंसर क्या होगा चलो, इसका आंसर होगा डी। तो चलो इस तरह के इंपॉर्टेंट न्यू कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। बच्चों लोग आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में एक कंपाउंड ए है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। इस कंपाउंड में 2 क्लोरीन है। जब अमोनिया हम ऐड करते हैं तो उसके बाद देखा गया है कि अमोनिया के ऐड करने के बाद आपके सिस्टम में क्लोरीन एक ही बचता है, यानी एक क्लोरीन अमोनिया से रिप्लेस हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ऐड किया गया है Br2 + NOH। तो आपको पता होना चाहिए कि Br2 + NOH जो केमिस्ट्री में होता है, ये हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन का रिएजेंट है, यानी कहीं ना कहीं इस सिस्टम में एक हिंट है कि अमाइड हो सकता है, यानी यहाँ पे अमाइड हो सकता है। उसके बाद है ना, आपका जो फाइनल प्रोडक्ट कुछ ऐसा बना हुआ दिख रहा है हम लोग को। बोला है कि कंपाउंड ए क्या पहचानोगा कैसे, तो है ना, आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है उसमें क्या है, उसमें मिथाइल के बगल में क्लोरीन है, ठीक। इसका मतलब हमारे कंपाउंड ए में भी मिथाइल के बगल में क्लोरीन होना चाहिए, जो कि ऑप्शन में मुझे दिख कहाँ रहा है। और यहाँ पे जो अगला ग्रुप NH2 है
वो क्लोरीन का पारा पोजीशन पे है, ठीक है। तो मिथाइल के बगल में क्लोरीन जो है ऑप्शन सी में है, ठीक। ऑप्शन बी में है, बट क्लोरीन के पारा पोजीशन पे जो होगा वो सिर्फ मुझे दिख रहा है ऑप्शन सी में, ग्रुप। अब ध्यान देना, क्योंकि हम लोग गेस कर रहे हैं कि इस पोजीशन में अमाइड बनना चाहिए, तो अमाइड कैसे बनेगा, तो ध्यान देना, अगर मेरे पास एसिड क्लोराइड होगा, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन एक एक्स्ट्रा लिखा हुआ था और हर जगह ऑप्शन में एसिड क्लोराइड है आपके पास है और अल्डिहाइड है, तो अल्डिहाइड और अमीन रिएक्ट करके अमाइड नहीं बनाता है। तो अमाइड बनने के लिए आपको चाहिए एसिड क्लोराइड होना चाहिए। इसमें अगर अमीन से रिएक्ट करके हीट करते हैं तो आपका अमाइड बन जाता है। यानी कि सिस्टम में एक एसिड क्लोराइड होगा जहाँ का क्लोरीन को अमोनिया रिप्लेस कर सकता है, प्लस एक क्लोरीन होना चाहिए जो लिंक होना चाहिए हाइड्रोजन्स आपके रिंग के साथ, बेंजीन रिंग के साथ। अब इस तरह का जो क्लोरीन है उसको आप निकाल नहीं पाओगे, क्योंकि यहाँ का जो बॉन्ड है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। क्यों स्ट्रॉन्ग होता है? ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इसके कारण ये ब्रेक नहीं होगा, यहाँ रिएक्शन होगा नहीं, यानी क्लोरीन रिटर्न रहेगा। तो इस कंडीशन को देखेंगे तो आपका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट मैच रहेगा। इसमें क्या होगा कि आपका एक क्लोरीन बचा हो रहेगा सिस्टम में, यहाँ का क्लोरीन को आप रिप्लेस कर दो किससे, ये बन जाएगा अमाइड। अब अमाइड जब बन जाएगा तो अगला स्टेप में क्या होगा, Br2NH, तो Br2NH करेगा क्या, बीच में CO को हटा देगा, CO को हटा देगा तो आपका सिस्टम ऐसा बना देगा, यानी यहाँ पे NH2 आ जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन रहेगा और यहाँ पे CH3 रहेगा। तो इन सारे ऑप्शंस को देखोगे, ऑप्शन सी जो हम लोग गेस कर रहे हैं वो सही मैच होगा अपने लिए। इसमें बेसिकली क्या था, रिएजेंट का एप्लीकेशन था और उसको एक सीरीज में कनेक्ट किया हुआ था। आपको प्रोडक्ट पहचानना था कि ये प्रोडक्ट कैसा हो सकता है। तो हम लोग का जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा सी। इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। तो चलो, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका हिंजबर्ग रिएजेंट कैसा दिखता है। तो आपको फिगर पता है कि हिंजबर्ग रिएजेंट क्या होता है, ये वाला फिगर होता है आपका हिंजबर्ग रिएजेंट। तो इसका होगा ऑप्शन ए। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आप एनसीईआरटी पढ़े हो उसमें डायरेक्टली आपको दिखेगा। तो आपको ध्यान देना है कि जहाँ भी ऐसा ऐसा बेसिक रिएजेंट होगा सारे का फिगर को आप याद कर लो, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन बहुत इजी आता है और ऐसे क्वेश्चन को हम छोड़ नहीं सकते हैं, इनको छोड़ना बहुत कॉस्टली हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बोनस की तरह है, इसको आप लोग को नंबर को ग्रैब कर लेना है। कुछ लोग मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। कुछ लोग यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में क्या है, आपके पास एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लिखा हुआ है। इस मॉलिक्यूल में पहले स्टेप में डाल रहे हैं NaCN, तो NaCN से मिलेगा मेरे को CN- जो कि एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। तो आपके हैलोजेंस को यहाँ से हटा के CN जोड़ देंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली इसके बाद आपका सिस्टम कुछ ऐसा दिखेगा। अब साइनाइड जो ग्रुप अटैच हुआ है ये होता है -I ग्रुप एंड -M ग्रुप। तो इसका जो अल्फा पोजीशन है, यानी इस पोजीशन का मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर हम नेगेटिव क्रिएट करते हैं H को निकाल करके तो वहाँ पे नेगेटिव स्टेबल होगा। मैं दिखा रहा हूँ कि कभी भी अगर आपके पास CN ग्रुप है तो उसके अल्फा पोजीशन का H हो जाता है एसिडिक, यानी यहाँ से अगर आप H को निकालोगे तो अनायन क्रिएट होगा और अनायन जो है उसको स्टेबल करेगा, CN का -F भी स्टेबल करेगा, प्लस इसमें रेजोनेंस हो सकता है, इसमें जो CN ग्रुप है रेजोनेंस करेगा, इस तरह का रेजोनेंस को स्टेबलाइज कर लेगा। ठीक, तो NaCN के बाद अगला रिएजेंट डाला गया OH- बेस। तो बेस क्या करेगा, इस पोजीशन में आपका नेगेटिव क्रिएट कर सकता है। बेस के बाद अब देखोगे तो यहाँ पे आपका अनायन क्रिएट हुआ और उसके बाद हम ट्रीट कर रहे हैं इसको साइक्लोहेक्सोनोन के साथ। तो साइक्लोहेक्सोनोन का फिगर हम ड्रॉ कर लिए। तो ये जो नेगेटिव है ये बिहेव करेगा जो न्यूक्लियोफाइल की तरह और यहाँ पे अटैक कर लेगा। ठीक, अटैक करेगा तो क्या होगा बच्चों लोग, तो ये अल्डोल जैसे अल्डोल की तरह रिएक्शन हो रहा है। इस रिएक्शन को आप अल्डोल की तरह मान लो, क्योंकि इस ग्रुप के अल्फा पोजीशन नेगेटिव बना है, उसको दूसरे कीटोन पर हम अटैक कर लिया। ठीक, इसके बाद जो आउटकम होगा कुछ ऐसा दिखेगा आपको।
यहाँ पे OH कर सकते हो बच्चे लोग, और यहाँ पे CN जोड़ सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब क्या किया गया है, अब लास्ट स्टेप में इसको हम लोग कर रहे हैं रिड्यूज H2 प्लस कैटलिस्ट के साथ। H2 प्लस कैटलिस्ट यहाँ पे रिड्यूज करेगा, किसको इसको करने वाला है, तो मेनली ये रिड्यूस करेगा। आपको गिवन ऑप्शन देखो, हर जगह बेंजीनिंग को रिटेन रखा गया, हर जगह तो बेंजीनिंग सिस्टम रिटेन रहेगा। तो सिंपली बचा क्या, तो बचा आपके पास अनसैचुरेशन है CN के पास। तो आपको पता होगा कि जब भी आपके पास साइनाइड होता है तो उसको रिड्यूस करने से क्या बनता है, वो बनता है RCH2NH2, यानी ये जो पोजीशन है रिड्यूस होकर चला जाएगा CH2NH2 में। आपका जो फिगर है वो फिगर कुछ ऐसा दिखेगा, ऑप्शन डी की तरह। तो बच्चों लोग इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते थे। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, बस रिएजेंट का एप्लीकेशन था। इसमें एक मेजर चीज़ जो आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया वो भी इसमें था कि CN ग्रुप के साथ रिएक्शन जो अल्डोल टाइप यहाँ किए हैं वो आपको समझ में आना चाहिए। तो जब भी कोई -M या -A ग्रुप रहेगा, उसका अल्फा पोजीशन एसिडिक होता है, तो वहाँ पर अनायन हम फॉर्म कर सकते हैं और वहाँ पर अल्डोल टाइप का रिएक्शन पॉसिबल है अगर आपके सिस्टम में एक और कीटोन या एल्डिहाइड साथ में दिया हो तो। ये इस क्वेश्चन का एक्स्ट्रा एडिशन था। तो बच्चों लोग इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस और एक्स्ट्रा एडिशन के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन बोल क्या रहा है, प्रोपेन 1 ऑल से आपको जाना है नॉर्मल ब्यूटाइल अमाइन पे, तो इसमें कौन सा सिक्वेंशियल एडिशन रिएजेंट का सही होने वाला है। तो ध्यान देना, आपको जाना है प्रोपेन 1 ऑल यानी अल्कोहल से जाना है आपको अमाइन पे। अमाइन इस तरह का बनने वाला है। फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी मैंने क्या किया, हाइड्रोजन को मैं दिखा नहीं रहा हूँ, कार्बन के पास जो H होगा उसको मैं दिखा नहीं रहा हूँ। तो ध्यान देना, अब देखोगे तो फर्स्ट स्टेप में अगर हम इसको OH को हटाना पड़ेगा क्योंकि मेरे को NH2 डालना है। तो ध्यान देना, जो पहला ऑप्शन दिख रहा है तो SOCl2 से अगर हम ट्रीट करते हैं इसको, तो यहाँ पे क्या OH हटा के Cl आएगा। फिर से हम ट्रीट करेंगे KCN से, तो KCN क्या करता है बच्चों लोग, SN2 रिएक्शन करके आपके पास Cl को हटा के CN आ जाएगा। अब इसको हम रिड्यूस करेंगे H2Ni इसके प्रेजेंस में, तो ये जो CN ग्रुप है चला जाएगा CH2NH2 से, यानी ये इससे मैच कर जाएगा, इससे मैच कर जाएगा। इसका मतलब अपना जो ऑप्शन ए है यही क्या होगा, करेक्ट होगा। अब देखोगे बाकी किसी भी ऑप्शन में ये प्रोडक्ट फॉर्म करेगा ही, ये प्रोडक्ट फॉर्म करेगा नहीं। तो इस तरह से क्वेश्चन को एनालाइज हम लोग कर सकते हैं। तो बच्चों लोग मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग ऑप्शन में क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे एक प्राइमरी एमाइड दिया हुआ है, उसमें ट्रीट किया गया Br2 प्लस KOH, यानी कौन सा न्यूमरेशन है, हॉफमैन ब्रोमाइड। तो बोला हुआ है कि इसमें आपका आउटकम क्या बनता है, प्राइमरी में बनता है, ये हो गया आपका इन प्रोडक्ट। तो बोला गया इसमें बीच में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या बन सकता है, तो आपको बेसिकली पूछा गया है कि हॉफमैन ब्रोमाइड का मैकेनिज्म के बीच में अंदर में क्या क्या प्रोडक्ट बन सकता है, आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो ना तो जब भी आपके पास RNH2 होता है उसमें डालते हैं हम लोग Br2 प्लस OH माइनस। तो उसमें क्या होता है, पहले OH यहाँ का H को अटैक करेगा और उसको निकाल के पहले अनायन क्रिएट करेगा। उस अनायन वो जो अनायन बन रहा है वो आपके ब्रोमीन पे अटैक करके Br को अटैच कर लेगा। तो आपके पास बन गया RONH Br। ठीक, उसके बाद क्या होता है, आपका फर्दर OH अटैक करेगा और फर्दर यहाँ से इस H को निकालेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे H एसिडिक है, क्योंकि नेगेटिव बने तो नेगेटिव यहाँ पे रेजोनेंस कर सकता। प्लस ब्रोमीन क्या -A ग्रुप है जो उसके नेगेटिव को और ज़्यादा स्टेबल कर लेगा, जो N पे फॉर्म करेगा। प्लस ब्रोमीन का क्या वैकेंट डी खाली है, तो वैकेंट डी खाली होगा तो उसमें भी क्या होगा, N का जो नेगेटिव है उसमें रेजोनेंस कर सकता है, नहीं अल्टीमेटली आपके पास बनेगा RCON माइनस और Br। ध्यान देना, जैसे बनता है ना ये आपका सिस्टम तुरंत जाता है और यहाँ से ब्रोमीन बाहर निकलेगा और यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म करता है जिसको हम बोलते हैं नाइट्रीन। यहाँ पे नाइट्रीन का फॉर्मेशन होने का चाहेगा और सेम टाइम में क्या होगा, आपका जो R ग्रुप है माइग्रेट कर जाता है, यहाँ से Br निकलेगा और यहाँ पे R जो है माइग्रेट करेगा और N का जो डेंसिटी है उसी पे अटैक कर लेगा। तो अल्टीमेटली फॉर्म करता है RNCO।
ठीक है, यानी आइसोसाइनेट का फॉर्मेशन होता है, आइसोसाइनेट का फॉर्मेशन होगा। उसका फर्दर हाइड्रोलाइसिस करने के बाद क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड टूट के बन जाता है आपका RNH2 बन जाता है। ठीक है, तो अब इस पूरे मैकेनिज्म को जब आप एनालाइज कर रहे हो तो आप ध्यान देना क्या क्या इंटरमीडिएट यहाँ बन रहा है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे शुरू में फॉर्म क्या क्या बच्चों, शुरू में फॉर्म किया इस तरह का इंटरमीडिएट जो कि अपने पास ऑप्शन ए में दिया हुआ है। देन जब यहाँ पे नाइट्रीन का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो रहा था तो आर का माइग्रेशन हुआ और बन रहा है आपके पास आइसोसाइनेट जो कि आपका ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ठीक है, बाकी जो बी और डी दिया है वो ऐसा कोई भी चीज़ यहाँ पे फॉर्म नहीं कर रहा है इस रिएक्शन में। इसका यानी ये क्वेश्चन मल्टी करेक्ट ऑप्शन हो सकता है और इसमें ए और सी दोनों सही ऑप्शन होगा। बेसिकली क्वेश्चन आपके हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन के मैकेनिज्म से पूछा हुआ है। आपको एडवाइस है मेरे साइड से कि आप हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन का मैकेनिज्म को किसी भी अच्छे बुक से थॉरो कर लो, ताकि अगर मैकेनिज्म के बी से भी क्वेश्चन पूछे तो आप उसको बना लो। ठीक है बच्चों लोग, इस तरह के एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। बच्चों लोग याद रखना, यहाँ बोला हुआ है कि इसमें से कौन सा कीटोन है जो आपके साथ इनएमाइन रिएक्शन नहीं देगा ऑन ट्रीटमेंट विथ सेकेंडरी अमीन। तो सबसे पहले जानते हैं कि इनएमाइन रिएक्शन क्या होता है। इनएमाइन रिएक्शन क्या होगा पहले से जानते हैं। तो ध्यान देना, जब भी आपके पास कोई कीटोन है तो उसको हम ऐसा ले लेते हैं और उसमें हम अटैक करवाएंगे सेकेंडरी अमीन से। तो ये सेकेंडरी अमीन हम लोग मान लेते हैं और एक कीटोन हमारे पास हम लोग ऐसा एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे लोन पे पहले अटैक करता है इस पोजीशन पे, तो आपके सिस्टम में ऐसा कुछ बनेगा। पहले यहाँ पे O है, यहाँ से N जुड़ गया, अब N पे 2 R था और N पे पॉजिटिव बन जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव हो तो ये जो H है इसको आप यहाँ पे बॉन्ड तोड़ करके H इस O पे जोड़ सकते हो। अल्टीमेटली आपके सिस्टम में N ऐसा बना और N पे 2 R जोड़ सकते हो और यहाँ OH है। अब ध्यान देना, अगर इस सिस्टम के अल्फा पोजीशन पे अगर H होगा तो तुरंत ये क्या करेगा, यहाँ से डिहाइड्रेशन होता है, यहाँ से डिहाइड्रेशन होगा और OH और अल्फा पोजीशन से आप H को निकाल लो तो आपके सिस्टम में इस तरह का एक अल्किन क्रिएट होगा। ठीक है, तो इसको बोला गया है चूंकि अल्कीन है तो इसके लिए इन और एन है इसलिए अमाइन, तो इसको बोलते हैं इन अमाइन रिएक्शन। इन अमाइन रिएक्शन है ना, क्योंकि आपके पास सेकेंडरी अमीन है तो जहाँ पे हिंड्रेंस ज़्यादा होगा वहाँ रिएक्शन ऑकर नहीं करता है। तो ध्यान देंगे, तो सबसे ज़्यादा हिंड्रेंस कहाँ दिख रहा है आपको, तो ऑप्शन सी में, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपकी कीटोन के दोनों साइड में क्या है टर्ड ब्यूटाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, प्लस एक चीज़ और ध्यान देना, जो टर्ड ब्यूटाइल ग्रुप है उसमें हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा पोजीशन पे H नहीं है, तो यहाँ पे अल्किन बन नहीं सकता है। ठीक है, तो 2 रीजन है जिससे यहाँ रिएक्शन ऑकर नहीं करेगा। अब जो इनअमाइन रिएक्शन है आपके एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ। इनअमाइन रिएक्शन क्या होता है आपको पता होना चाहिए, यानी जब भी सेकेंडरी अमीन होगा और कीटोन रहेगा तो रिएक्शन में अल्किन कैसे फॉर्म करता है मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। तो आपको किसी भी और सोर्स को रिफर करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपके पास सेकेंडरी अमीन रहेगा और कीटोन रहेगा तो इस तरीके से आपको रेड करके डिहाइड्रेशन करके अल्किन को क्रिएट कर देना है। तो बच्चों लोग इस तरह के एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें बोल रहा है कि इसमें से जितने भी इनअमाइंस मेंशन किए हुए हैं उसमें मोस्ट स्टेबल कौन सा होने वाला है। अब ध्यान देना, जो इनअमाइन टॉपिक है ये हमारे सिलेबस से बियॉन्ड का है, एनसीईआरटी मेंशन नहीं किया हुआ है। तो जब भी आपको मौका मिले इनअमाइन फॉर्मेशन को आपको थॉरली स्टडी कर लेना है, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन अभी तक रिसेंट में जेईई में आ चुके हैं। ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ पे, इसमें से अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो जितने भी इनअमाइंस होते हैं वो इंटरकन्वर्टेबल होते हैं थ्रू रेजोनेंस। तो अब देखोगे तो ऑप्शन सी में जो इनअमाइन है उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे मिनिमम होगा। ठीक है, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस मिनिमम होगा तो इसका स्टेबिलिटी क्या होगा, इन सारे में मैक्सिमम होने वाला है। तो बच्चों इसका ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं हम लोग
अगले क्वेश्चन में बच्चों लोग, इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं होगा पारा टोल्यूनि सल्फोनाइल क्लोराइड के लिए। अब ध्यान ना, इसका फिगर मैं बनाता हूँ आपके लिए। इसका फिगर कुछ ऐसा होने वाला है। तो पहला स्टेटमेंट है इट इज नोन एज हिंजबर्ग रिएजेंट। तो ध्यान देंगे, आप एनसीईआरटी को अगर फॉलो कर रहे होते हैं, एनसीईआरटी में जो फॉलो करोगे तो वहाँ पे हिंजबर्ग रिएजेंट का जो फिगर बना के दिया हुआ है वो ऐसा कुछ है, यानी उसमें CH3 जो पारापुष्प में दिख रहा है उसमें नहीं है। तो फॉर द टाइमिंग हम एज्यूम कर रहे हैं कि दोनों का काम सिमिलर है, तो इसको हम हिंजबर्ग रिएजेंट की तरह यूज कर सकते हैं, ये सोच के हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि बाकी सब फंक्शन सिमिलर रहेगा इसमें। ठीक है, अगर ऐसा नहीं सोचेंगे तो इसमें ऑलमोस्ट सारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो हम लोग फॉर द टाइमिंग ये सोचे चल रहे हैं कि इसको हम हिंजबर्ग रिएजेंट बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों का फंक्शन सिमिलर होने वाला है। तो आपका पहला स्टेटमेंट सही होगा। अब जो अगला स्टेटमेंट है, इट इज यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मीन, ये भी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन जो डी होता है, तो आपको पता है कि टर्सरी अमीन जो होता है उसमें हाइड्रोजन नहीं होता है, तो ये हिंजबर्ग रिएजेंट से रिएक्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, तो यहाँ ए रिएक्ट यानी स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट है। अब सी ऑप्शन ध्यान देना, ऑन ट्रीटमेंट विद द सेकेंडरी अमीन। तो अगर हम हिंजबर्ग रिएजेंट को हम यूज करते हैं और सेकेंडरी अमीन होता है, तो उस केस में होता क्या है कि हिंजबर्ग रिएजेंट अटैक करेगा और आपके Cl को रिप्लेस करेगा, HCl हटेगा, और सेकेंडरी अमीन से क्या होता है, H को रिमूव करते हैं हम लोग। तो ये दोनों आपस में क्लब करके इस तरह का कंपाउंड बनाएगा। अब जो कंपाउंड फॉर्म कर रहा है उसमें नाइट्रोजन का पास हाइड्रोजन खत्म हो चुका है, तो यानी इसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। तो आपको पता है कि जो नाइट्रोजन का हाइड्रोजन यहाँ पे होता है उसको एसिडिक मानते हैं। यहाँ पे चूंकि हाइड्रोजन है नहीं, बेस में डिजॉल्व नहीं करेगा। तो सेकेंडरी अमीन जो होता है वो जब रिएक्ट करता है आपके हिंजबर्ग रिएजेंट से, तो जो कंपाउंड फॉर्म करता है वो बेस में घुलता नहीं है। बट यहाँ लिखा हुआ है कि ये घुल रहा है सॉल्वेंट अल्कली, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। बच्चों लोग, ऑप्शन सी क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। तो इस क्वेश्चन का बेसिकली सॉल्यूशन अगर आपको अच्छे से समझना है तो आपको फॉलो करना है हिंजबर्ग रिएजेंट के टॉपिक को। तो आप जब उसको देखोगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्शियरी अमीन किस तरह से हिंजबर्ग रिएजेंट से रिएक्ट करता है, कब बेस में घुलता है, कब बेस में नहीं घुलेगा, और उसमें क्या कलर फॉर्म करता है, सारा आपको रिकैप कर लेना है। बच्चों लोग, इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग, इस क्वेश्चन में आपके पास नाइट्रोबेंजीन दिया हुआ है, सो ट्रीट किया गया है HCl प्लस HCl से, तो अल्टीमेटली क्या बनेगा, तो बनेगा आपके पास एनालिन। उसके बाद हम ट्रीट करते हैं इसको Na2 प्लस HCl से, तो क्या बनता है, बनाएगा इसको BDC, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक, अब इस सिस्टम में हम ऐड किए हैं इसको ऐड किया गया बीटा नेप्थोल, जो कि ऐसा कुछ दिखता है। ये बोला बीटा नेप्थोल, तो बीटा नेप्थोल का जो ए पोजीशन में मार्क कर रहा हूँ, ये पोजीशन क्या होगा, यहाँ पे आपका अल्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है। तो BDC क्या, BDC अल्ट्रोफाइल है, यहाँ का जो नाइट्रोजन सेंटर है वहाँ पे अटैक करके जुड़ेगा। तो अल्टीमेटली आपका कंपाउंड कुछ ऐसा क्रिएट होगा, यानी बेसिकली एक डाई का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे आपका इस तरह से लिंक आप कर सकते हो। ठीक है, तो अगर गिवन ऑप्शन देखें तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, चलो तो आपको दिख रहा है कि ऑप्शन जो सी है हमारे कंपाउंड से मैच कर रहा है, जो हम लोग ड्रॉ कर चुके हैं। बीटा नेथोल का ये जो पोजीशन है यहाँ पे आपके पास BDC अटैचमेंट है। तो आपके लिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वर्ड ऐड हुआ है, बीटा नेप्थोल। एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है। बीटा नेप्थोल जब भी दे रहे बच्चों लोग, तो उसमें क्या करना है आपको, तो आपको अटैच करना है इस पॉइंट पे BDC को। ठीक है, तो
इस तरह की इंफॉर्मेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। मिलते हैं बच्चों लोग हम लोग अगले क्वेश्चन। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है, हमको बताना है, ध्यान देना। तो पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि हॉफमैन डेरिवेशन रिएक्शन में द माइग्रेशन ऑफ ओनली अल्काइल ग्रुप टेक प्लेस फ्रॉम द कार्बन टू द अमाइड। ठीक है, कट 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 कट। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है और उसके बेस नीचे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। कट 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 कट। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट है और उसमें बेस्ट कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, ध्यान देना। पहला स्टेटमेंट क्या बोला हुआ है, इन हॉफमैन डेरिवेशन रिएक्शन द माइग्रेशन ऑफ ओनली अल्काइल ग्रुप टेक प्लेस फ्रॉम द कार्बोनाइल कार्बन ऑफ द अमाइड टू द नाइट्रोजन एटम। तो ध्यान देना, यहाँ पे ओनली जो अल्काइल ग्रुप है सही नहीं है, क्योंकि अगर हम मान लेते हैं कि आपके पास फिनाइल ग्रुप ही रहेगा तो उस केस में भी क्या होता है, आपका हॉफमैन बॉन्ड डेरिवेशन रिएक्शन ऑकर करता है, यानी एक ग्रुप भी यहाँ से यहाँ जा सकता है। चेक, इसका मतलब पहला स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट 2 का हम बात कर रहे हैं, तो ग्रुप इज माइग्रेटेड इन हॉफमैन डेरिवेशन रिएक्शन टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम। तो ये सही है, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी यहाँ पे ग्रुप होता है वो जाता है आपके एन सेंटर के पास, और आपको पता है कि जो एन सेंटर है ड्यूरिंग प्रोसेस यहाँ पे नाइट्रीन का फॉर्मेशन होता है। तो नाइट्रीन का फॉर्मेशन यानी ये हो गया ए सेंटर हो चुका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। आपका जो आर ग्रुप यानी जो भी ग्रुप यहाँ से माइग्रेट कर रहा है वो मूव करता है टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, यानी आपका स्टेटमेंट 2 क्या है, करेक्ट है। अच्छा, इसको करने के लिए हमको मैकेनिज्म को जानना चाहिए, तो आपको एडवाइस है कि आप हॉफमैन ब्रोमाइड डेरिवेशन के मैकेनिज्म से गो थ्रू करो। हम लोग भी उसको अपलोड कर देंगे और लिंक को शेयर कर देंगे इस क्वेश्चन के साथ। तो जब भी इस क्वेश्चन को देखो तो आपको याद रखना है कि आपको हॉफमैन ब्रोमाइड डेरिवेशन के मैकेनिज्म को समझ के जाना है, ताकि इस तरह के क्वेश्चन को आप इजीली टैकल कर पाओ। तो बच्चों लोग इस क्वेश्चन का सही सॉल्यूशन क्या होगा, ये होगा ऑप्शन डी, यानी स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट होगा और स्टेटमेंट 2 क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है बच्चों लोग, इस तरह के एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों ध्यान ना, इस क्वेश्चन में आपके पास एनिलीन दिया हुआ है, उसमें ट्रीट करते हैं Br2 वाटर से, तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपके ऑर्थो एंड पारा पोजिशन हर जगह क्या होगा, ब्रोमीन जुड़ जाएगा। अब उसके बाद इसमें ऐड किया गया है NO2 प्लस HCl। ये क्या करेगा, जहाँ पे NH2 है उसमें BDC में चेंज कर देगा। ये बन जाएगा N2 प्लस Cl माइनस। उसके बाद HCPO2 क्या करता है, तो खुद ये ऑक्सीडाइज होगा और साथ में क्या करेगा, इसको हटा के यहाँ पे रिड्यूस करके यहाँ पे H लगा देगा, यानी चला जाएगा अपने करस्पॉन्डिंग बेंजीन के डेरिवेटिव में, यानी ये Br और Br होगा, और यहाँ से आप अल्टीमेटली NH, ये पूरा ग्रुप हट गया और यहाँ पे H लगा दिया हम लोग। और अब देखोगे तो आपका जो ऑप्शन सी है हमारे सॉल्यूशन से मैच करेगा, यानी इसका ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। ठीक है बच्चों लोग, इस तरह के रिएजेंट के एप्लीकेशंस को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आपके पास प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन है, यानी आपके पास RNH2 है, उसको हम ट्रीट कर रहे हैं किससे, तो नाइट्रस एसिड से HNO2 से ट्रीट कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली क्या होता है, इसके बाद ये पूरा का पूरा सिस्टम चेंज होता है RN2 प्लस में। टेम्परेचर भी क्या लो रखा हुआ है, कोल्ड, तो ये कुछ हद तक ये बना रहेगा, लेकिन जैसे टेम्परेचर हम हायर करेंगे ये टूट करके R प्लस कटायन अलग हो जाएगा और N2 गैस अलग हो जाएगा। अब इसमें चूंकि सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, तो वाटर का जो O सेंटर है कटायन के कार्बन पर अटैक करेगा और इस तरह का कंपाउंड क्रिएट करेगा बीच में इंटरमीडिएट, जिसमें से H निकाल के क्या बनेगा, आपके पास अल्कोहल बनेगा। यानी इस पूरे प्रोसेस में क्या जनरेट हो रहा है बच्चों लोग, तो बनेगा अल्कोहल। ये क्वेश्चन बहुत बेसिक लेवल पूछा हुआ है, आपको अगर प्रॉपरली एनसीईआरटी पढ़े तो ये बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो चलो इस तरह के एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में।
बच्चों लोग इस क्वेश्चन में क्या है, आपके पास एनिलीन दिया हुआ है और एनिलीन का हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों लोग, नाइट्रेशन कर रहे हैं। आपको पता है एनिलीन के नाइट्रेशन में होता क्या है, आपका ऑर्थो पोजीशन पे NO2 जुड़ता है, इवन मेटा पे भी जुड़ता है, पारा पे भी जुड़ता है। इवन आपको पता है कि NCERT में इसका कॉम्पोजिशन भी लिखा हुआ है कि कितना % ऑर्थो मेटा एंड पारा बनता है। और आपको कॉम्पोजिशन याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं लिख रहा हूँ उसको ध्यान देना। इसमें आपका 2% बनता है ऑर्थो, ठीक है, 47% बनता है मेटा एंड 51% फॉर्म करता है पारा। तो आपको पता है कि NH2 कैसा ग्रुप है, NH2+ ग्रुप है, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इसी कारण आपका ऑर्थो एंड पारा बनना चाहिए था, बट ध्यान देना मेटा का अमाउंट सिग्निफिकेंट अमाउंट बन रहा है। क्यों बन रहा है ऐसा, क्योंकि नाइट्रेशन का जो मीडियम है एसिडिक है। एसिडिक मीडियम में क्या होता है कि जो एनिलीन का NH2 ग्रुप है उसमें H+ जुड़ के बन जाता है एनिलीनियम आयन फॉर्म कर जाता है। अभी जो आयन फॉर्म किया है तो ये इसका नेचर होता है -M, इसलिए क्या होता है एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मेटापॉड भी फॉर्म कर रहा है साथ में। अब इससे बेस्ड क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो बोला हुआ है पहला स्टेटमेंट ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन इन पारा आर द प्रीडोमिनेंट प्रोडक्ट, ये गलत है क्योंकि ऑर्थो ज़्यादा नहीं मेटा ज़्यादा है। बी ऑप्शन क्या दिया हुआ है कि पार नाइट्रो एंड मेटा नाइट्रो आर द प्रीडोमिनेंट प्रोडक्ट्स दिया हुआ है, तो बी सही हो जाएगा। अब ध्यान ना, जब भी हम नाइट्रेशन का बात करते हैं तो नाइट्रेशन में होता क्या है, H2SO4 अपने H को लूज करता है और जो इसका H+ निकलता है वो नाइट्रिक एसिड पे, नाइट्रिक एसिड के फिगर को मैं दिखा दे रहा हूँ अच्छे से। तो नाइट्रिक एसिड के O पे जो है इस H को एक्सेप्ट करेगा और आपका बनता है इस तरीके से, पहले फॉर्म करेगा। और यहाँ पे होता क्या है कि O पे पॉजिटिव हटाने के लिए यहाँ से बॉन्ड तोड़ोगे, तो बॉन्ड तोड़ो तो यहाँ पे अल्टीमेटली NO2+ बनता है, यानी आपके पास इलेक्ट्रोफाइल का क्रिएशन होता है। इस पूरे प्रोसेस में नाइट्रिक एसिड जो है प्रोटॉन एक्सेप्टर की तरह बिहेव कर रहा है। इसमें H2SO4 हो जाएगा एसिड और नाइट्रिक एसिड बिहेव करेगा जो बेस की तरह, ठीक है। ऑप्शन जो सी है उसमें लिखा होगा कि HNO3 जो एसिड, ये गलत है क्योंकि इसमें इस रिएक्शन में ये बिहेव करा जाए बेस की तरह और H2SO4 बिहेव करा जाए एसिड की तरह, यानी ऑप्शन बी एंड डी क्या होगा, सही होगा। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें सी, जिसमें लिखा हो कि बी एंड डी आर करेक्ट। तो बच्चों लोग इस तरह के इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग ये क्वेश्चन बेसिकली कम्प्लीटली NCERT बेस है। तो जब भी एनिलीन में हम ट्रीट करते हैं Br2 एक्सेस इन वाटर, तो क्या होता है यहाँ और यहाँ, यानी ऑर्थो पारा ऑर्थो ब्रोमीन को जोड़ देते हैं, यानी ये बन गया आपका A। अब मान लेते हैं एनिलीन को पहले हम ट्रीट करते हैं एसिटिक एनहाइड्रेट से, तो उसमें क्या होता है कि पहले एसिटाइलेशन होता है। एसिटाइलेशन करने से क्या होता है कि आपके नाइट्रोजन सेंटर का जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर है जो रिंग को देने वाला है वो डिक्रीज कर जाए, क्योंकि बाहर में भी एक रेजोनेंस स्टार्ट हो चुका है, तो रिंग के अंदर डोनेटिंग पावर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। प्लस एक ग्रुप बल्कि ग्रुप है, बल्कि ग्रुप क्या करेगा, इसका ऑर्थो पे अटैक को प्रिवेंट करेगा। तो इस केस में अगर हम Br2 ऐड करते हैं इन एसिटिक एसिड, यानी जो कि पोलर सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा, इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा Br+, तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक कहाँ करेगा, तो ऑर्थो पोजिशन ब्लॉक रहेगा क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है। प्लस आपका नाइट्रोजन का जो डेंसिटी पावर, जो देने का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देने का जो पावर है वो भी डिक्रीज कर चुका है। इसलिए इस केस में क्या होगा, आपका ब्रोमीन अटैच करता है मेजर में पारा पोजीशन पे, ये होगा मेजर प्रोडक्ट। इस तरह के से आप सोच सकते हो। बाद में हम लोग क्या करते हैं एसिड डालेंगे तो वापस जो क्या होगा, वापस इस पॉइंट से बॉन्ड टूटेगा तो क्या फिर से बन जाएगा NH2 बन जाएगा, यानी अल्टीमेटली इसमें आपका मेजर क्या बनेगा, पारा पोजिशन में ब्रोमीन अटैच करोगे तो पहले वाले रिएक्शन में ऑर्थो पारा ऑर्थो हर पे ब्रोमीन होगा, और इस सेकंड वाले रिएक्शन में सिर्फ मेजर पॉट में क्या होगा, पारा वाला ही होगा। यानी अगर आप ऑप्शन को देखो तो A और B से अगर मैच करें तो आपका ऑप्शन C करेक्ट होगा। ये बहुत सिंपल आपका NCERT के रीजन का एप्लीकेशन था। ये क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आपको बस रीजन को थॉरो करना, उसको अप्लाई करना आना चाहिए। बच्चों लोग इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग ध्यान देना, इस क्वेश्चन में एनिलीन का पीरियड ऑफ अल्काइलेशन के बारे में कमेंट किया हुआ है, इसमें क्या होता है, तो ध्यान देना
एनिलिंग जो सिस्टम होता है उस पर नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन रिच होता है, इस पर लोन पर होता है। और आपको पता है कि फेडरक्रॉफ्ट अल्काइलेशन का जो रिएजेंट होता है उसमें हम एक RCl लेते हैं, अल्काइल क्लोराइड, प्लस उसमें एक कैटलिस्ट होता है LCl3। अब LCl3 एक लेबिस एसिड होता है, इसके पास वैकेंट पी खाली होता है। तो अब इसमें होता क्या है कि N का जो लोन पेयर उसमें अटैक कर लेता है, अटैक कर लेगा तो यहाँ पे एक इस तरह का एडक्ट फॉर्म कर लेता है। अब इस प्रोसेस में N पे चार्ज आ जाता है पॉजिटिव। अब N पे पॉजिटिव आ गया, इसका नेचर हो जाता है -M। क्या होता है? -M मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो गया। आपको पता होना चाहिए कि जब भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सिस्टम होता है उसमें फेडरक्रॉफ्ट रिएक्शन ऑकर नहीं करता है। इसका मतलब जो है पहला तो ऑप्शन होगा नहीं, ठीक। अल्टीमेटली इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी, पॉजिटिवली चार्ज नाइट्रोजन एट बेंजीन ये फॉर्म कर रहा है, जो मुझे दिख भी रहा है, ठीक। तो ये था बच्चों इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि एक असाइक्लिक यानी ओपन चेन न्यूट्रल कंपाउंड के पास है विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H5N। उस बोला इस फॉर्मूले में कितना कार्बन होगा जो कि sp3 हाइब्रिडेशन में होगा। ध्यान देंगे, क्योंकि आपको बोला गया असाइक्लिक मतलब आपको ओपन चेन बनाना है, यानी कोई रिंग इसमें नहीं होना चाहिए। बस न्यूट्रल का मतलब है कि आपके पास NH2 ग्रुप मत ड्रॉ करो, ठीक है, क्योंकि NH2 ग्रुप जो होता है बेसिक होता है, इसको हमको अवॉइड करना है। अब ध्यान देंगे यहाँ पे, तो गिवन कंडीशन में अगर देखें तो C4H5N में पहले हम निकालते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का हम देखते हैं, तो इस केस में क्या करते हैं कि जो नाइट्रोजन के लिए हम -H करेंगे, यानी H को घटाएंगे, तो इसका जो हाइड्रोकार्बन का इक्विवेलेंट फॉर्मूला क्या आएगा, तो C4H4 आ जाएगा। अब C4 के लिए अल्किन का फॉर्मूला क्या होता है, C4H10 होता है। इसका मतलब इन दोनों में कितने H का डिफरेंस है, तो 6H का डिफरेंस है। और हर 2H के लिए क्या होता है, 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता है। हर 2H के लिए 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा। इसका मतलब इस फॉर्मूले में टोटल डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होने वाला, तो 3 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा। चूंकि हमको असाइक्लिक फिगर ड्रॉ करना है तो अपने पास ओपन है, मतलब जो भी हमको ड्रॉ करना है तो पाई बॉन्ड ड्रॉ करना है, तो अपने पास 3 पाई बॉन्ड होगा, 3 पाई बॉन्ड। ध्यान देंगे क्योंकि न्यूट्रल कंपाउंड बोला हुआ तो इसका मतलब जो नाइट्रोजन होगा उसको हम एज्यूम कर सकते हैं कि वो C�BN के फॉर्म में होगा। तो अगर इसको हम ड्रॉ करेंगे तो मेरा 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यहाँ कंज्यूम हो जाएगा, 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यहाँ कंज्यूम होने वाला है। बचेगा 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जो कि हम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना के सर्टिफाई कर सकते हैं। तो ध्यान देंगे, तो एक पॉसिबल फिगर ऐसा हो सकता है। और क्या सोच सकते हैं हम लोग, हम ऐसा भी हम सोच सकते हैं, डबल बॉन्ड का इन पॉइंट ले लो, तो ये भी हो सकता है। इन दोनों फिगर में देखोगे तो जो यहाँ पे एंड पॉइंट का जो कार्बन उसमें 3H होगा, और यहाँ पे यहाँ वाला जो 2H होगा, इनका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3 होगा। तो इन दोनों में से कोई फिगर हम बना सकते हैं, ठीक। तो अगर हम CN ग्रुप को लेकर अगर हम सिस्टम को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो मेरे पास एक ही कार्बन होगा जो कि sp3 के फॉर्म में आएगा, ठीक। तो इसका आंसर क्या बोलो बच्चों लोग, तो इसका आंसर होगा 1, यानी 1 कार्बन जो होगा, जो इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3। बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इस तरह के क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपसे डाइजेनियम सॉल्ट के स्टेबिलिटी के बारे में ऑर्डर पूछा हुआ है, तो ध्यान देना। डाइजेनियम सॉल्ट के स्टेबिलिटी को इन्हांस कौन करेगा, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो कि आपके ऑर्थन पारा पोजिशन पर लिंक होगा। तो इसमें सारा ग्रुप लिंक है आपके पारा पोजिशन पे। तो जो प्लस M ग्रुप होगा वो डेंसिटी बढ़ाएगा और इसको स्टेबल करेगा। तो अगर बस प्लस M ग्रुप कौन सा है, तो ऑप्शन जो OCH3 है ये प्लस M होगा, तो स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। नाइट्रो और CN ये दोनों क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, -M होता है, तो ये आपके स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा। और -M पावर क्या होता है,
नाइट्रो ग्रुप का सबसे हाईएस्ट होता है, सबसे अनस्टेबल बी करने वाला है, नाइट्रो ग्रुप करने वाला है। तो स्टेबिलिटी वाइज देखो तो सबसे स्टेबल ए होगा, ए के बाद सी होगा क्योंकि सी में कोई भी डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर आपके पास मौजूद नहीं है, तो ए होगा फिर सी होगा और उसके बाद बी है, बी सबसे अनस्टेबल होगा, तो ए सी डी बी, तो आपका जो ऑप्शन जो बी होगा करेक्ट। तो चलो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहें, मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। चलो इस क्वेश्चन में आपके पास एक रिटेन पार्टिकल है, इसको कन्वर्ट किया गया है पोर्ट में और बोला गया है जो गिवन बिलो सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन है इसमें कौन सा सेटिस्फाई करेगा। तो ध्यान देना, यहाँ पे हम ध्यान दोगे आपको NH2 को कन्वर्ट करना आपको I में, तो पहले हमको भेजना पड़ेगा इसको BDC में। BDC में डालने के लिए रिएजेंट क्या होता है NaNO2 प्लस HCl। बेसिकली रिएजेंट अल्टीमेटली बनाता है क्या, तो बनाता है ये आपके पास HNO2 नाइट्रस एसिड फॉर्म करता है। तो पहले इसको हम चेंज करेंगे N2 प्लस में, इस पार्ट को, तो N2 प्लस में HNO2 होगा और उसके बाद जो होगा यानी हम इसमें पहला जो डालेंगे HNO2, उसके बाद हमको I चाहिए, तो I के लिए सिंपली क्या होता है कि 1 से कन्वर्ट कर जाएगा N2 प्लस में, तो हम डाल देंगे KI। तो ध्यान देना HNO2 को ऐड करने के बाद आपका सिस्टम कुछ ऐसा दिखेगा, ऊपर नाइट्रो इंटैक्ट रहेगा, नीचे N2 प्लस Cl माइनस बन चुका है, चेक। तो इसमें फिर डालोगे आप KI, तो KI से क्या होगा पूरा ग्रुप हट के आपका I आ जाएगा। अब हमको ऊपर में लाना है OH, नाइट्रो डालना के लाना OH, इसको क्या करना पड़ेगा, पहले हमको इसको भेजना पड़ेगा एनिलीन में, तो इसके लिए हम डालेंगे Fe इन एसिडिक मीडियम, तो ये क्या होगा ऊपर का नाइट्रो को भेज देगा NH2 में, और फिर इसको चेंज करेंगे हम लोग इसमें, फिर से चेंज करेंगे हम लोग फिर से N2 प्लस में, तो फिर से हम डालना पड़ेगा HNO2, ऊपर का फिर से बन जाएगा N2 प्लस, नीचे I रहेगा, ऊपर बन जाएगा N2 प्लस। अब इसमें हम डालेंगे वार्म वाटर, वार्म वाटर जब डालोगे तो ऊपर का जो डाइजेनियम सॉल्ट है वो कन्वर्ट हो जाएगा OH से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। अब ये सीक्वेंस ऑफ रिएक्टेंट कहाँ दिया हुआ है ध्यान देना, जो भी रिएजेंट का हम सीक्वेंस यहाँ पे ले चुके हैं वो आपके पास ऑप्शन नंबर सी में मेंशन किया हुआ है, फर्स्ट HN2 फिर KI फिर HN2, ठीक है। कट 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 कट, बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपके पास रिएक्टेंट पार्टिकल दिया हुआ है और उसको हमको अलग अलग ऑप्शन में अलग अलग तरीके का रिएजेंट का सीक्वेंस दिया हुआ है और हमको बताना है कि कौन सा सीक्वेंस करेक्ट होगा, इसको जब यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं। ध्यान देंगे इस सीक्वेंस में क्या है, आपके पास NH2 को चेंज किया गया है I में, तो बहुत सिंपल सा केस है कि NH2 को हम I में कैसे चेंज करेंगे, तो पहले NH2 को हमको चेंज करना पड़ेगा डाइजेनियम सॉल्ट में, यानी इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा N2 प्लस में। एक कैसे कन्वर्ट होता है बच्चों, तो इसके लिए हमको रिएजेंट डालना पड़ता है Na2 प्लस HCl और अल्टीमेटली ये मिल के क्या बनाता है, तो बनाता है नाइट्रस एसिड। तो यहाँ पे आपके पास HNO2 दिया हुआ है, तो HNO2 ऑप्शन हम ले सकते हैं। अगला ऑप्शन क्या होगा कि हमको N2 को हटा के I जोड़ना है, तो इसलिए हम डालेंगे सिंपली KI डालने से क्या हो गया, मेरे पास N2 नीचे का हट के आ चुका है, I आ चुका है, ठीक है। अगले स्टेप में ऊपर जो है अगला हमारा फोकस है कि ऊपर का N2 को हटा के हमको OH लाना है, तो पहले मुझे भेजना पड़ेगा इसको NH2 में, तो NH2 में डालने के लिए हम मेरे पास रिएजेंट क्या होता है बच्चों लोग, तो मेरे पास रिएजेंट होता है SN और Fe इन एसिडिक मीडियम, तो यहाँ पे Fe यूज किया होता है, यहाँ पे Fe इन एसिडिक मीडियम डाल देंगे, तो ये ऊपर का पार्ट जो है नाइट्रो चेंज हो जाएगा NH2 में। नेक्स्ट फिर से हमको उसमें चूंकि हमको OH लाना है, तो पहले हमको चेंज करना पड़ेगा NH2 को N2 प्लस में, तो फिर से हम डालेंगे यहाँ पे HNO2, तो हो जाएगा ऊपर का पार्ट चेंज हो जाएगा N2 प्लस में। अब हॉट वाटर, ठीक है, तो हॉट वाटर से क्या होगा, तो हॉट वाटर से यहाँ पे वापस क्या होगा, वापस यहाँ पे OH आ जाएगा, ठीक है। तो वार्म वाटर से यहाँ पे क्या आ चुका है, OH आ चुका है।
अब देखोगे कौन सा सीक्वेंस आपके इस सीक्वेंस को मैच कर रहा है। तो फर्स्ट स्टेप में HNO2, सेकेंड स्टेप में KI, थर्ड स्टेप में क्या है FeH प्लस, एंड फिर क्या होगा, फोर्थ होगा HNO2, फिर होगा वाटर। यानी आपका जो ऑप्शन बी का जो सीक्वेंस होगा हमारे साथ मैच कर रहा है। ये सिंपली क्या था, NCERT के रीजन का एप्लीकेशन था और उसको प्रॉपर आपको सीक्वेंसिंग करना था। तो बच्चों लोग इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें कंपाउंड ए है जिसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया आपके पास। तो कंपाउंड ए में नाइट्रोजन एंड क्लोरीन है। अगला पॉइंट क्या बोला है कि ये बहुत इजीली सोल्यूबल होगा आपके वाटर में। इसका मतलब क्या होगा, इस अगर ये इजीली सोल्यूबल मतलब इसमें आयंस होगा, ठीक। तो इस कंडीशन से बोल सकते हैं इसमें आयंस होगा एंड कंपाउंड जो होगा थोड़ा सा पोलर होना चाहिए, ठीक है। तो पोलर कंपाउंड एंड आयनिक कंपाउंड्स पानी में क्या होता है, इजीली रिजॉल्व करता है। उसका क्या बोल रहा है कि पानी में सॉल्यूशन बनेगा वो आपके लिटमस को रेड टर्न करेगा, यानी आपका जो सिस्टम क्या होगा, एसिडिक होना चाहिए। तो अगला पॉइंट है एसिडिक होना चाहिए, ठीक। मॉलिक्यूलर वेट का कंडीशन क्या है कि 131 ± 2, यानी हमारा जो मास का रेंज हो सकता है वो 129 से 133 के बीच हमको सोचना है। अब बोला गया कि व्हेन सैंपल ऑफ ए को हम ट्रीट करते हैं एक्वस होने से, तो यहाँ पे एक लिक्विड सेपरेट आउट होता है जिसमें N होगा बट Cl नहीं होगा, इसका मतलब आपका Cl जो होगा वो आयन के फॉर्म में होना चाहिए। Cl जो है आयन के फॉर्म में होगा तो सिस्टम से क्या होगा, सेपरेट आउट हो जाएगा, ठीक। और ट्रीटमेंट विथ लिक्विड विथ नाइट्रस एसिड फॉलो बाय फिनॉल गिव ऑरेंज पीपीटी। तो कहीं ना कहीं हिंट मिल रहा है एक कपलिंग रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे। कपलिंग मतलब डाई का फॉर्मेशन हो रहा है। तो पता है कि डाई का फॉर्मेशन में फिनॉल के साथ क्या होना चाहिए, अगर आपको इतना अगर याद है तो फिनॉल के साथ होता है एनिलीन। फिनॉल के साथ हम अगर डालते हैं एनिलीन को तो डाई फॉर्म करता है। तो मेरे को फोकस करना है कि किससे एनिलीन मिलेगा। तो ध्यान ना, आयंस होना चाहिए पहला कंडीशन, मासेस का रेंज इस रेंज में होना चाहिए, ठीक है, और एसिडिक होना चाहिए और Cl आयन फ्री होना चाहिए। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग देखेंगे। और एक हिंट है कि कपलिंग रिएक्शन हो रहा था कहीं ना कहीं सिस्टम में एनिलीन होना बनना चाहिए। अब एनिलीन जब तुम ट्रीट करते हो किससे, HNO2 से, तो बनता है क्या, डाइजोनियम सॉल्ट बनता है जो कि अटैक कर लेता है पारा पोजीशन में फिनॉल के और डाई का फॉर्मेशन होता है जो कि ऑरेंज पीपीटी फॉर्म मुझे दिखता है। तो ध्यान देंगे। तो यहाँ पे कंडीशन देखोगे तो आपका कंडीशन डी पे मेरे को हिंट पड़ रहा है कि डी आपका ऑप्शन हो सकता है। क्यों, क्योंकि डी में आयंस है तो पानी में इजीली घुलेगा, प्लस यहाँ पे जो है इसका मासेस निकाला तो इसका मास आएगा 129.5 के आसपास मास आएगा, यानी मास रेंज में लाई कर रहा है। अगला पॉइंट ये है कि अगर इसमें हम NH में डिजॉल्व करेंगे और यहाँ पे जो यहाँ है ना, यहाँ पे NH3 प्लस Cl- है, तो इसमें ए ऑलमोस्ट इसमें ए एसिडिक सॉल्ट है, यानी ये एनिलीन प्लस एसिड से मिला हुआ सॉल्ट है। तो इस सॉल्ट में चूंकि इसका नेचर क्या होगा, एसिडिक होगा, वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है, तो आपके लिटमस को क्या करेगा, रेड टर्न करेगा, यानी भी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। और NH डालोगे तो NH क्या करेगा, इस सॉल्ट के H को न्यूट्रलाइज कर देगा और बाहर क्या रिलीज करेगा, बाहर आपको रिलीज करेगा एनिलीन। और एनिलीन को हम ट्रीट करेंगे किससे, नाइट्रस एसिड से। आपको पता चुके हैं कि इसमें ट्रीटमेंट से क्या बनता है, डाइजोनियम सॉल्ट बनता है। तो एनिलीन आप यहाँ देखो तो ये डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा और ये अटैक करेगा फिनॉल पे और बन जाएगा आपका ऑरेंज डाई। यानी आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी क्या होगा, ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट होगा। तो आपको इस क्वेश्चन में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था, बस बेसिक कंडीशन याद करना है, आपको अप्लाई करना है, क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। कुछ इन्फॉर्मेशन जो होता है आपके लिए रिलेवेंट नहीं होता है, उसके बिना भी कुछ बन सकता है, तो इसको आपने यहाँ देखा है। तो आपको बेसिक यहाँ पे हिंट कहाँ से मिला, बेसिक हिंट मिला ये लास्ट लाइन से, ऑरेंज पीपीटी। तो ये बेसिकली एनिलीन फॉर्म करता है, इससे क्या होगा, हम अपने ऑप्शन को नैरो डाउन कर सकते हैं। तो बच्चों लोग इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। मिलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपके पास एक रिएक्टेंट पार्टिकल दिया हुआ है, इसको पहला ट्रीट किया गया है Br2 से, ठीक। अब Br2 जो है, Br2 में अगर हमें जूम करें कि साथ में अपने पास कोई पोलर सॉल्वेंट होगा तो इसमें होगा क्या, यहाँ पे Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, वो नाइट्रो और मिथाइल ग्रुप अपने पास है, तो मिथाइल ग्रुप प्लस M ग्रुप है, तो इसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे मिथाइल ग्रुप के ऑर्थो एंड पारा पोजिशन Br जुड़ सकता है। चूंकि पारा पोजिशन ऑलरेडी ब्लॉक है
तो हम एज्यूम करेंगे ऑर्थो पोजीशन, और यहाँ पर एडवांटेज क्या है, जो अपने यहाँ जो ऑर्थो पोजीशन है वो नाइट्रो का मेटा पोजीशन में भी होगा, क्योंकि नाइट्रो माइनस ग्रुप है तो अपने मेटा पोजीशन में इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ना चाहता है। इसका मतलब हम मिथाइल का ऑर्थो पोजीशन या नाइट्रो का मेटा पोजीशन जो दोनों में हम कॉमन उसको चूज कर रहे हैं ब्रोमीन के एडिशन के लिए, यानी ब्रोमीन जो है ऐड हो रहा है और वहाँ का जो हाइड्रोजन रिमूव करके जो हम बोलते हैं ना ES रिएक्शन, ES रिएक्शन के लिए हम चूज कर रहे हैं इस पॉइंट को। अल्टीमेटली फर्स्ट स्टेप के बाद क्या होगा, आपका सिस्टम कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ब्रोमीन हम यहाँ जोड़ दिए। अगले स्टेप में H2P डालने पे क्या होता है, ऊपर का जो नाइट्रो है चेंज हो जाएगा NH2 में, ये चेंज कर देंगे उसको हम NH2 में। ठीक, अब ध्यान देंगे यहाँ पे NNO2 डालने पे क्या होगा, जो NH2 ग्रुप है वो चला जाएगा डाइजेशन सॉल्ट में, यहाँ बन चुका होगा N2+। अब डालेंगे हम लोग H3PO2। H3PO2 क्या करता है बच्चों लोग, तो इस पॉइंट पे रिंग को रिड्यूस करेगा और यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ देगा, तो अल्टीमेटली वहाँ पे H को जोड़ दोगे तो अल्टीमेटली सिस्टम आपका ऐसा दिखेगा। तो अगर आप ऑप्शन देखोगे तो मिथाइल और ब्रोमीन आसपास है, तो ये ऑप्शन मुझे बस दिख रहा है ऑप्शन ए में। इस क्वेश्चन का जो होगा ऑप्शन ए होगा करेक्ट। तो बच्चों लोग इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहे हैं। मिलते हम लोग अगले क्वेश्चन में।